नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जैसे जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन की वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही, वैसे वैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा होता नजर आ रहा है। 4 जून तक जो प्रत्याशी अपना नामांकन भर चुके थे, उनको अपने नामांकन को वापस लेने की तारीख भी अब गुजर चुकी। गौर करें तो जिस समय नामांकन भरना था उस समय कांग्रेस ने 101 सीटों पर नामांकन भरा था और बीजेपी ने 148 सीटों पर। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस नहीं लिया, जबकि कांग्रेस का एक कैंडिडेट जो कि कोल्हापुर सीट से मधुरिमा राजे लड़ रही थी, उन्होंने अपना नाम आखिरी समय में वापस ले लिया। याद कीजिए 2024 के केंद्र के इलेक्शन में इसी तरीके से कांग्रेस 2 जगह पे उसके उम्मीदवारों ने अपना नाम आखिरी समय पे वापस ले लिया था। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि किसी भी तरीके से उसको सत्ता में आना है। सेम वैसे ही वो काम कर रही है जैसे 2024 के केंद्र के इलेक्शन के टाइम में वो कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि वो पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी और अगर वो इस तरीके का माहौल नहीं बनाती तो शायद 240 सीट नहीं पाती। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी उसको पता है कि वो 100 सीट तो नहीं क्रॉस कर रही है और अगर वो कहीं 70-80 सीटों में सिमट जाती है तो ये मान के चलिए कि बीजेपी सरकार में नहीं आ रही है और बीजेपी के आला कमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो ये कहीं गलत नहीं होगा। आज हमारे वीडियो का विषय यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई में कौन पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। अब अगर हम गौर करें तो 2014-2019 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2014 में 122 सीटें पाई थी और 2019 में 105 सीटें पाई थी। अगर हम जादुई आंकड़े की बात करते हैं तो 146 सीट जिसको मिल जाए वो अपनी सरकार बना लेगा। और बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार जी साथ में हैं। बीजेपी मान के चल रही है कि ये दोनों लोग लगभग 70 सीटें तो ले आकर उनकी झोली में डालेंगे, लेकिन अगर ये लोग 70 सीटें नहीं लाते हैं तो उस कंटीजेंसी प्लान के तहत बीजेपी को कम से कम 80 से 100 सीटें के बीच में लाना पड़ेगा। अगर वो 90 से 100 सीट के बीच में आती है बीजेपी तो ये मान के चलिए कि मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से बात करें और 2024 के बाद जो भी माहौल बदला है उस दृष्टि से बात करें तो बीजेपी को ये पता है कि वो कहीं 70 से 75 सीटों में अटक रही है। अब हम 2019 और 2024 के आंकड़े को ध्यान से देखें तो आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस लगभग 70+ सीटों पर लड़ रहे हैं। 2019 में जिन 70+ सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे उसमें बीजेपी को 53 सीटें लगभग मिली थी और कांग्रेस को 17-18 सीटें मिली थी। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि 2014 में बीजेपी केंद्र में, 2019 में बम्पर वोटों से जीतकर बीजेपी केंद्र में आती है, उसके बाद वो 53 सीटें जीतती है आमने सामने के कांग्रेस की लड़ाई में और 17 सीटें 2024 से 2019 के विधानसभा के इलेक्शन में उसकी कम हो जाती हैं। लगभग 20 सीटें मान के चलिए उस समय जब कांग्रेस का कोई अस्तित्व भी नहीं था। हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बेशक बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है, लेकिन कांग्रेस का उत्साह कहीं भी कम नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी के अंदर के लोगों को पता है कि वो हरियाणा का इलेक्शन कैसे जीते हैं, किन लोगों ने उनको जीत में सहयोग किया है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की सारी मशीनरीज ही क्यों ना हो। अब बीजेपी मान के चले कि उसी तर्ज पर महाराष्ट्र के इलेक्शन को भी जीत सकती है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन एकदम अलग है, आमने सामने की लड़ाई जिन पार्टियों के बीच में है वो पार्टियां हरियाणा में अदर पार्टियों की अपेक्षा कहीं से मजबूती से खड़ी हुई हैं, जैसे कि शिवसेना की उद्धव ठाकरे और एनसीपी की शरद पवार जी, इंडिया गठबंधन में जो कि ये घटक दल हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हरियाणा के तर्ज पर महाराष्ट्र के इलेक्शन को नहीं लड़ा जा सकता और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और एनडीए गठबंधन में बीजेपी जो लगभग 70+ सीटों पर आमने सामने लड़ रही है
उसमें कौन ज्यादा मजबूत है। अगर हम 2019 के आंकड़े को देखें तो 17 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर सीटों पर बीजेपी जीतती है, लेकिन 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद और राहुल गांधी की जिस तरीके से लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है आम समाज में, उस दृष्टि से अगर देखें तो लगभग 17 से 18 सीट बड़ी सुरक्षा के साथ कांग्रेस जीत जाएगी और उतनी ही सीटें लगभग 18 से 20 सीटें बीजेपी जीत सकती है। लेकिन बात फंसती है लगभग 35 से 36 सीटों की, जो आमने सामने की कांटे की टक्कर है। अगर आज हम केंद्र के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के इलेक्शन और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को भी ध्यान में रखते हुए देखें तो कहीं ना कहीं इन 35-36 सीटों में से लगभग कांग्रेस 20 सीटों पर आगे आपको नजर आती है। यानी कि अगर हम आमने सामने की लड़ाई जो 70 प्लस सीटों में कांग्रेस और बीजेपी की है उसमें देखें तो दोनों कहीं ना कहीं एकदम कांटे की टक्कर में हैं। 30 से 35 सीटें उनके पास, 30 से 35 सीटें लगभग कांग्रेस के पास, यानी कि 30 से 35 सीटें बीजेपी और 30 से 35 सीटें कांग्रेस के पास जाती हुई दिखती हैं। और यहीं से लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बीजेपी अगर 50 प्लस नहीं जीतती है कांग्रेस के आमने सामने के लड़ाई में, तो ये मान के चलिए उधर जो भी सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी, जो आमने सामने दूसरे दल यानी कि एनसीपी के सामने या अदर्स के सामने जीती थी, उतनी अगर पूरी जीत भी जाती है तो भी बीजेपी को 70 से 80 सीटें ही मिलेंगी। और अगर बीजेपी 70 से 80 सीटें पाती है तो ये मान के चलिए बीजेपी सत्ता में नहीं है। बीजेपी इस वजह से भी सत्ता से बाहर हट सकती है कि अजीत पवार पर बीजेपी को पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि अजीत पवार और शिंदे गुट के बीच में तनातनी हमेशा से बनी रही है, चाहे वो इलेक्शन के टाइम में हो या इलेक्शन के पहले जब तक सत्ता में थे तब तक रही हो। यही ये समझ में आता है कि कांग्रेस एक तरीके से मजबूती से खड़ी। अगर इन 70 सीटों में से 35 सीट भी कांग्रेस जीत जाती है या 30 प्लस भी जीत जाती है तो मान के चलिए कि बीजेपी की हार यानी बीजेपी सत्ता से बाहर लगभग तय है। और अगर बीजेपी लगभग 40 प्लस सीटें भी पा जाती है और दूसरे जो 70 सीटों पर लड़ रही है दूसरे दलों के सामने, उसमें भी बीजेपी 40 प्लस ही पाती है, तो भी वो 90 के नीचे ही कहीं ना कहीं दिखेगी। और 146 के आंकड़े को पार करने के लिए लगभग 54 सीटें और चाहिए, जो कि इन दोनों दलों यानी कि शिवसेना के शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की मिलकर कहीं से दिखती हुई नजर बीजेपी को भी और अदर सर्वे में भी नहीं दिखती। क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो जो भी केंद्र के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर 40 के नीचे ही हैं और बीजेपी को लगभग 100 सीटें प्राप्त करनी ही पड़ेंगी पूर्ण बहुमत में एनडीए को लाने के लिए। लेकिन ये आज की दृष्टि से नजर में कहीं नहीं आता और ये समझ में आता है कि कांग्रेस 100 सीटों के लड़ने के बाद 65 से 70 सीटों पे जीत सकती है और बीजेपी 148 सीटों पर लड़ने के बाद लगभग 70 से 80 सीटों पर जीत पाएगी। ये आखिरी आंकड़े भी समझ में आते हैं। महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने खड़े हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार जी की एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ है, ऐसा महसूस होता है कि मानो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार 70 प्लस सीटें जो बीजेपी के आमने सामने है उसमें 45 प्लस जीत सकती है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बदलती है। मेरे पूरे चैनल की निगाहें इस पर बनी हुई। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।